सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। हम आज फिर से आ गए, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम हर संडे आपसे मिलने आएंगे एक नए मेहमान के साथ। और आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। इनका नाम है शगुफ्ता बेग और इनकी आवाज इनकी खासी पहचान है। ये कई सालों से AIR FM रेनबो की आरजे हैं और इनकी आवाज हर साउथ की अदाकारा को दी जाती है। खासकर आपने एक सीरीज देखी होगी, फातिमा गुल, इट वाज अ टर्किश सीरीज, उसकी आवाज शगुफ्ता की आवाज ही थी। शगुफ्ता, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सहर एंड आई एम सो हैप्पी लाइक थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेजर। मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारा खजाना है बातों का, किस्सों का, कहानियों का, जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। और आज हमारे व्यूअर्स को काफी सीख मिलेगी, काफी कुछ जानने को मिलेगा आपकी एक यूनिक पर्सनालिटी से। और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ लोगों का जुड़ना भी शुरू हो गया है। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल शगुफ्ता, शुरू करते हैं। बिल्कुल। शगुफ्ता, कुछ बताइए अपने बारे में। आपका बचपन, कहाँ से आपका राब्ता है, कहाँ पैदा हुई, कहाँ परवरिश हुई, माँ बाप, घर का माहौल, अपने बारे में बताइए, बचपन के बारे में बताइए कुछ। जरूर। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं जहाँ से हूँ, जो जगह है उस जगह का नाम है राठ, RATH, राठ। अ, झांसी से, क्योंकि झांसी का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सभी को पता है झांसी कहाँ पर है। तो झांसी से कुछ झांसी वाली ढाई रानी, घंटे बेशक। झांसी की रानी। तो झांसी से कुछ 2.5 घंटे का सफर है बाय रोड, 135 किलोमीटर। तो छोटा सा कस्बा है, मैं ये नहीं कहूंगी शहर है या गांव है, लेकिन छोटा सा कस्बा है, बहुत प्यारा सा। तो वहां से बिलोंग करती हूँ मैं। और बचपन की बात करूँ तो मेरा बहुत ही अच्छा कहूंगी मैं, बहुत खूबसूरत बचपन रहा। क्योंकि वो जो स्ट्रगल होता है कई कई फैमिलीज में, तो वो मेरा नहीं रहा। एक्चुअली हम 4 भाई बहन हैं, तो बड़े भाई बहन का रहा वो हाँ। थोड़ा सा फाइनेंशियली और वो सब। और लेकिन मैं और जो सेकंड नंबर का भाई है, वो जब थे तो हमारी हर ख्वाहिशें पूरी हुई हैं हर तरह से। और और दूसरी चीज ये थी कि माहौल हमारा बहुत ही काफी इस हिसाब से लिबरल रहा, फिल्मी माहौल रहा। मतलब अ, हम सभी घर अच्छा। पे जो है। हाँ। तो जैसे मुझे बहुत शौक था फिल्में देखने का और गाने सुनने का। तो उसी तरह से मेरे भैया जो हैं शौकिया गाते थे। और फिल्में भी हम लोग जो है VCR हुआ करते थे, VCR प्लेयर। एंड उस वक्त जो बिल्कुल है बिल्कुल। कैसेट कैसेट्स हुआ करती थी, तो टेप रिकॉर्डर में A साइड B साइड हर कैसेट्स लगा के। उनको गाने डिफाइन करते हैं, जैसे आपने बोला कि बचपन से मुझे गाने सुनने का बहुत चस्का था, टेप हम्म। रिकॉर्डर था, और शायद आप अपनी पॉकेट मनी से कसट जाके खरीदती होंगी, जैसा आप बता रही हैं मुझको। तो कौन से वो गाने थे तीन चार जो आपके बचपन को डिफाइन करते थे कि यार उस गाने को आप गुनगुना के बड़ी हुई है, और वो गाने आपके बचपन को डिफाइन करते हो, वो कुछ गाने बताइए हमें। तो बचपन को डिफाइन करते मतलब बचपन वाले गाने तो नहीं थे, तो बहुत बड़ों वाले गाने। एटीज बड़ों नाइनटीज वाले। की मैं बिल्कुल। 80s 90s की मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ। तो उस वक्त हाँ जो है मैं दो चार गाने, एक्चुअली मेरे भैया जब वो हॉस्टल में पढ़ते थे और जब छुट्टियों में आते थे, अच्छा। तो वो बहुत सारी नई नई कैसेट्स लेके आते थे। उसमें किशोर कुमार जी, हम्म। मुकेश साहब, या ओल्ड सॉन्ग वाह, से लेके फिर 90s के भी बहुत सारे गाने होते थे। क्या तो बात सब है। मिक्स मतलब वाह मैं वाह। सुना करती थी। और उसमें बहुत ही फेवरेट गाने, मतलब मेरे जो दो तीन होते थे उस टाइम में गाती थी। वो एक तो ये था हाँ हाँ। गुलामी फिल्म जो है, गुलजार साहब का लिखा एक गाना बहुत सुनती थी वो। 2 लाइन बताऊंगी मैं। वो ऐसा था कि प्लीज प्लीज, जेहाले बेशक। मस जेहाले मस्की मकुन बरंजिश बहाले हिजरा बहुत ही बेसुरा हो गया है एक्चुअली अभी इस वक्त, लेकिन ये गाना जो है, इसके अलावा ये एक गाना गाना था। मुझे लगता है हर लड़की ने सुना होगा। ये हर लड़की गाती हर होगी लड़की, अपनी हर जवानी लड़की, में। हाँ हाँ ये हाँ हाँ। गाना हर लड़की की यस। जवानी को डिफाइन करता है। इंडिया की हर लड़की की हाँ, जवानी को ये गाना डिफाइन करता है। बहुत प्यारा और दूसरा पिक्चराइजेशन है गाना इसका, कौन बहुत सा था? प्यारा। बहुत दूसरा था खूबसूरत, बेशक। वो था नीले नीले अंबर पर चांद जब ओह, आए, क्या बात है। ये गाना। तो हम गाया करते थे, और मैं आ, और भैया तो कई बार डुएट गाते थे और टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते थे गाना। और सुन के बड़ा मजा आता था। हम सोचते थे बस सिंगर ही बनने वाले हैं, बस मैं भी सोचती थी मैं सिंगर ही बनूंगी। ऐसे होता था। क्या खूबसूरत तो माहौल रहा होगा। जब लड़ाई होती होगी तब भी गानों से मेल मिलाप होता होगा आप लोगों का। जब खुश होते होंगे तब भी गानों से अपने इमोशंस को आप लोग बयां करते होंगे। तो कोई मेमोरी आपके भाई के साथ, बहनों के साथ, अ, आपके जो सिंगर बनने के ख्वाब के साथ जुड़ी हो? आपको वहां से मोटिवेशन मिलता था आपके भाई बहनों से?
वो क्या सिंगर बन पाए? आप तो अपनी आवाज को एक मुकाम दे पाए हैं, क्या वो अपनी आवाज को मुकाम दे पाए? तो ऐसा था कि मैं जहाँ जिस जगह की वहां पर ना कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, कोई क्लासेस नहीं थी सिंगिंग की कि जहाँ पर हम्म। हम कोई क्लासेस ज्वाइन कर लेते या उस तरह से खुद को अच्छा। ट्रेन कर पाते। हम्म। लेकिन लखनऊ में बिल्कुल। हाँ, भातखंडे जो विद्यालय है वो था। तो भैया ने कई बार सोचा और हम कहते थे उनसे कि आप जाइए और वहां पर जो है सीखिए ऐसे। और तो घर पे ही मतलब होता था, जितना भी होता था गाते थे, सुनते थे, ऐसे करते थे। लेकिन ट्रेनिंग हाँ उस तरह से नहीं हो पाई। मैंने सोचा था शायद कभी मुंबई जाने का मौका मिलेगा, मुझे नहीं पता था मैं मुंबई जाऊंगी कभी। तो मे बी मैं वहां पर कुछ कोशिश करूंगी, सीखूंगी, और फिर इंडियन आइडल, सारेगामा, वो सब बड़ा उस टाइम पे शोज हम सब देखा करते थे। बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल। पूरी फैमिली बैठ के ऐसे देखा करती थी, बहुत मजा आता था। तो तो बस वही था, ये एक ख्वाब, मतलब वही है कि था, माहौल बहुत अच्छा था, सब कुछ था, कल्चर मतलब कल्चर ऐसा था कि हाँ सब फैमिली आपस में बैठ के वही जैसे मैंने कहा फिल्में देखना, गाने सुना, वो सब करते थे। लेकिन हाँ ट्रेनिंग वाइज यस वो चीज नहीं हो पाई किसी की भी। पर अभी मुझे लगता है कि पता उम्र नहीं होती सीखने की, वो बात सही है, लेकिन अब इतना कुछ कर रहे हैं, डबिंग और रेडियो वो सब है, तो शौकिया तौर पर हाँ ऐसा होता है कि मैं अब अपने फ्रेंड्स के साथ जब मिलती हूँ, गेट टुगेदर्स होते हैं, महफिलें जमती हैं, तो उस तरह से ही गाते हैं, हम्म। मजे करते हैं। कहते हैं ना, जो ख्वाब देखते हैं वही ख्वाब हकीकत बन जाते हैं, इसलिए कभी ख्वाबों को देखने पे रोकथाम नहीं लगानी चाहिए। और शायद आपको बचपन से ख्वाब देखने की आजादी मिली, इसलिए आपके बिल्कुल ख्वाब आज बिल्कुल, मुकम्मल हो पाए। और पूरी इसके तरह अंदर से। जाहिर सी बात है, बेटियों को झांसी की रानी बनाने में माँ बाप का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। हम सब पूरी अपनी तरह से बिल्कुल। जिंदगी में लड़ाई, एक जंग लड़ रहे हैं, और अपनी मर्यादा के साथ जंग लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, और जाहिर आपका उस इलाके से भी ताल्लुक है। वैसे तो झांसी की रानी हर लड़की में बसती है इंडिया की। खैर, अब दूसरे सवाल पे जाना चाहेंगे हम। शगुफ्ता, जी आपका स्कूलिंग वहां पे ही हुई आपके शहर में, तो स्कूल का जी हाँ। माहौल कैसा था वहां पे? दोस्त, वहां पे टीचर्स, वहां पे कल्चर कैसा था? उर्दू का कल्चर था, हिंदी का कल्चर था, संस्कृत का कल्चर था, गंगा जमनी तहजीब थी? और दोस्त कैसे बने? दोस्तों से क्या आज भी दोस्ती कायम है, या दोस्त तो उसी छोटे शहर में छूट गए? छूट तो नहीं गए कहूंगी, क्योंकि मैं साल में 2-3 बार जो है घर जाती रहती हूँ, और हम कनेक्ट होते हैं, फ्रेंड्स जो है स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हम्म। मिलते हैं, कभी उनके घर जाते हैं, कभी कहीं एक कॉमन जगह पर जो है मुलाकात होती है। तो स्कूल में बिल्कुल। और कॉलेज में ऐसा था कि अ, मैं टॉकेटिव रही हूँ शुरू से। मेरे दोस्त बहुत जल्दी बन जाते थे इस वजह से। तो हम्म। बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्त। और हम जो है मेरे जो अब्बा हैं वो केमिस्ट्री प्रोफेसर रहे हैं इंटर कॉलेज में। तो अच्छा। उसी कॉलेज में जो है मैंने वहां से 12th तक पढ़ाई की थी। तो ये भी था कि हालांकि उसका कोई फायदा उठाया नहीं कभी हमने कि वो वहाँ प्रोफेसर हैं तो उस तरह से कुछ हमें कहते हैं ना कि थोड़ी सी गुंजाइश हो, माफी दी जाए, तो मैं बंक बहुत करती थी जो है अच्छा। स्कूल वगैरह, हाँ बहुत बहुत। तो शिकायत जो है हमारे अब्बा तक पहुंचती थी, बेग साहब तक। तो भाई भी मेरा जो हाँ। था वो भी वहीं पढ़ता था, और उसकी शिकायत भी जो है मेरे अब्बा से की जाती थी कि बेग साहब देखिए आपका बेटा जो है बंक मारता है, आता नहीं है। तो घर आके ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत डांट पड़ती थी। और मेरी अम्मी जो है उनका, हम लोगों को जो माँ तो माँ होती है, तो वो बिल्कुल। हमारी बचाव में आकर ये कहती थी कि देखो रिजल्ट तो अच्छा आता है ना, स्कूल जाए या ना जाए रेगुलरली, बट रिजल्ट तो अच्छा देते हैं। सो ये बात थी कि हमारा जब मार्क्स आते थे तो वो वाकई अच्छे आते थे। मतलब मैं भी थ्रू आउट हम्म। फर्स्ट क्लास रही, 10th 12th उस तरह से। तो फिर हाँ। वो वहां पर बच जाते थे कि ठीक है ऐसे। तो ये चीज होती थी। और बाकी फ्रेंड्स जो हैं बहुत ही प्यारे फ्रेंड्स हैं मेरे। बंक मार के अड्डे कौन से होते थे जहां जाते थे, और वहां पे मुझे लगता है गाने भी गाए जाते होंगे? वहां की पिक्चर हॉल की भी लाइफ एक्सप्लेन करिए। आई एम श्योर आप लोग जो पॉकेट मनी का पैसा मिलता होगा उससे जाके फिल्में जरूर देखते होंगे, तो वहां पे भी सो आपका फिल्मों से एक रिश्ता जुड़ता होगा। मैं सर आपको बताऊं, ये बहुत ही ताज्जुब होगा आपको इस बात को सुन के हमारे वहां पर मतलब मैं बहुत छोटी थी जब 2 या 3 थिएटर हुआ करते थे, उस वक्त बहुत छोटी थी। और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तब कोई हाँ। भी थिएटर नहीं था वहां पे, सब बंद हो चुके थे। तो मैं ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर कोई ऐसे मॉल्स या थिएटर या कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं था जहाँ पर हम जाकर, जैसे मुंबई में हम अक्सर मिलते हैं, फ्रेंड्स चले जाते हैं, बट वहां हाँ। पर ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल था कोई बिल्कुल। ऐसी। हाँ। और लेकिन हाँ एक दूसरे के घर पर जाना,
उस तरह से, या कॉलेज की कैंटीन, हाँ वहाँ की होती थी, उस तरह से वहां बैठ के खाना पीना। तो इतना होता था घर पे ही, वो जो मिलना जुलना महफिलें जमती थी, वो खेलना कुछ गेम्स छोटे छोटे से, अंताक्षरी खेलना या कुछ ऐसे करना, जो भी मतलब फेस्टिवल्स में एक दूसरे के घर पे जाना, तो वो सब होता बिल्कुल था। पर हाँ, बिल्कुल। थिएटर का वहां पर नहीं था, घर पे ही जो देखते थे हम फिल्में या जो भी है टेलीविजन पर ही देखते थे। बॉम्बे कैसे आना हुआ शगुफ्ता? बॉम्बे की आपका सफर कैसे शुरू हुआ? इस आग को, मतलब इस चीज को, आपकी जो ये अंदर आग जल रही थी, ये आपका जो सो पैशन था, वो आपको बॉम्बे तक कैसे ले आया? तो बिल्कुल, ये आग जल रही फायर होती है ना, ये बिल्कुल मैं बोलूंगी लॉ ऑफ बिल्कुल। अट्रैक्शन होता है। तो जब भी मैं ऐसी कोई टेलीविजन पे कोई अवार्ड फंक्शन देखती थी या कुछ ऐसा, और मुझे या हमेशा ऐसे लगता था काश मैं उस जगह पे हूँ, मतलब उसका एक पार्ट बनूं। ऐसा नहीं था कि स्पेसिफिक बिल्कुल। मुझे ये लगता था कि मैं यही करूं या मैं एक्टर बनूं, ऐसा नहीं था। बट ये था कि हम्म कुछ एक पार्ट बनूं इसका, यहाँ पर मुझे होना चाहिए, ऐसे हम्म जुड़ना चाहिए हम्म मीडिया से, फिल्म इंडस्ट्री से। सो वो एक ख्वाहिश थी मेरी। सो बहुत प्यारी एक बहुत ही अच्छी चीज ये हो गई मेरे साथ कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है, तो उनकी शादी मुंबई में हम्म। हुई थी, वो यहाँ पर थी। अच्छा। तो फिर और ग्रेजुएशन करके, हाँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि ऑफ कोर्स जो जो यहाँ पर जिनकी कोई फैमिली का नहीं है मुंबई में, वो कैसे अकेले सर्वाइव करना यहाँ पर, अपनी जगह बिल्कुल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं तब बिल्कुल। जो है मेरी सिस्टर के साथ जो है यहाँ पर आई ग्रेजुएशन के बाद, और लेकिन तब मुझे पता नहीं था मैं क्या करूंगी। मैंने सोचा बस जाते हैं हम्म और वहां पर थोड़ा देखेंगे, रह के पता करेंगे, कोई कोई कोर्स करेंगे, पढ़ाई ग्रेजुएशन के बाद का कोई 1-2 साल का कोर्स करूंगी, कुछ जॉब करूंगी या कुछ इस तरह से। हम्म तो आने के बाद फिर जो है मैंने वाकई में पता किया क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो जैसे मैंने कहा, मेरा इंटरेस्ट था फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। तो मेरी एक फ्रेंड या बनी, जो मेरी बड़ी बहन की नेबर थी, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम्म। किरण ग्वालानी नाम है उसका। सो किरण ने मुझे अच्छा। बोला कि अगर तुम्हें इतना इंटरेस्ट है तो एक काम करो, एक कोर्स है इवेंट मैनेजमेंट। सो इवेंट मैनेजमेंट में हाँ। ये है कि तुम करोगी तो तुम्हें मौका मिलेगा अवार्ड फंक्शंस में जाने का, ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करने का, उसका पार्ट बनने का। तो मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा बस यही है, यही करना है मुझे। तो मैंने वो ज्वाइन किया, 1 साल का वो कोर्स किया। उस दौरान काफी एक्सपीरियंस हुआ, इवेंट्स में गए, सेलिब्रिटी से मिलना होता था ऐसे, 1-to-1। तो मेरे हम्म लिए ऐसा ऑ स्ट्रक रह जाती थी मैं कि वाह, मतलब मैं ऐसे यू नो सभी सभी स्टार्स जो है, संजय दत्त, सैफ अली खान, या मुझे याद है प्रियंका, मतलब जो भी जितने भी उस टाइम पे जजेस बन के आते थे कोई प्रोग्राम में या इस तरह से, तो हम हाँ। बैक स्टेज हैंडल बिल्कुल करते थे, तो उनसे इंटरेक्शन होता बिल्कुल। था उन लोगों से। सो जी जी। बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता था। और मैं बहुत बड़ी फैन थी कुछ कुछ सेलिब्रिटीज की, उनमें आर माधवन जो है, रहना है तेरे दिल में, जो 90s में आई थी, और ओफो, यू नो उसकी म्यूजिकल एल्बम क्या हिट हुई थी! मुझे लगता है हम लोग जब बचपन में स्कूल में थे उस टाइम पे, तो हाँ हाँ हाँ, हर बच्चा जो था उसके गाने गुनगुना रहा होता था। और करेक्ट, लड़के हाँ। गाने गा गा के लड़कियों को प्रपोज करते, थप्पड़ खूब खाते थे। उस गानों को, इतने एक्चुअली, प्यारे गाने सुन के थप्पड़ लड़कों को मिल जाते थे अक्सर बेशतर। लेकिन राइट। उस फिल्म का आपका सबसे ज्यादा खूबसूरत गाना कौन सा लगा था आपको, और गा के उस सुनाएंगी फिल्म क्या? का उस फिल्म के गाने सभी बहुत अच्छे थे। एक तो उसका बहुत ये जो टूटे हुए दिल वाला, तो वही था, सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें। फिर वही, मैंने हर लम्हा जिसे चाहा जिसे पूछा, उसी ने मेरा बिल्कुल दिल बिल्कुल तोड़ा बिल्कुल। तोड़ा। तो ये था। फिर दूसरा उसका था वो, जरा जरा महकता है, महकता है आज तो मेरा। तो ये गाना बहुत अच्छा था। सो बेसिकली मैं बताई थी, आर माधवन जो है, उनसे जब मैं ऐसे आमने सामने मतलब हाँ मिलना हुआ, ओ गॉड, मतलब ऐसा लगा हाय। मतलब मैं चुप ही हो गई, ऐसे ब्लैंक हो गई। वो कुछ पूछ रहे थे मुझसे कि ये चीज कहाँ है या ये जगह कहाँ हाँ। पे है, और मैं तो बिल्कुल। शांत। फिर उन्होंने ऐसे कि मैं कुछ पूछा, हाँ, फिर मैंने जवाब दिया। सो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स जो उस दौरान हुए। एंड इवेंट मैनेजमेंट के बाद फिर जो है, तभी भी मुझे लग रहा हाँ। था कि पता नहीं, मतलब मुझे यही करना है या कुछ और भी हो सकता है। सो बेसिकली उस बिल्कुल। दौरान ऐसे कुछ जॉब नहीं थी, इंटर्नशिप किया कुछ महीने। अ, फिर मेरी एक फ्रेंड ने हम्म बताया कि ट्रैवल एजेंसी है जहाँ पर एक जगह है, तुम अगर चाहो तो वहां पर जो है ट्राई कर सकती हो। हम्म। तो बिल्कुल। मैं वहां पर गई, इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ goa.com, जहाँ पर गोवा के रिजॉर्ट्स और होटल्स की बुकिंग होती थी। तो हाँ हाँ वहां पर बिल्कुल। उस दौरान
हाँ, तो वहां पर मैंने 1 साल जॉब की वो, और उस दौरान जब मैं क्लाइंट से जो फोन पे बात करती थी, तो बिल्कुल। बहुत सारे लोग मतलब ये कॉम्प्लीमेंट मुझे हमेशा देते थे कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और हिंदी बहुत साफ है। जो लैंग्वेज है हिंदी पे बिल्कुल। पकड़ बहुत अच्छी है। तो अ, मुझे मतलब लगता था अच्छा हाँ शुक्रिया, थैंक यू ऐसे। और लेकिन तभी एक क्लाइंट मेरे, राजेश आहूजा जिनका नाम है, वो जब मेरे ऑफिस पेमेंट हाँ करने आया अपनी बुकिंग की, उन्होंने मुझे ये बात हाँ। कही कि शगुफ्ता तुम तुम्हारी जो आवाज है, भाषा है, तो तुम्हें जो है वॉइसिंग में होना चाहिए, रेडियो में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम गलत प्रोफेशन में हो। तो मैंने फिर वही, मुझे लगा कि आई मीन आप कह रहे हैं लेकिन कैसे, मतलब क्या किया जाए फिर अगर इस चीज हम्म में जाना है। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया था हम्म स्टूडियो का, और वो बोले यहाँ पर जाओ, मैं कभी कभी वॉइसिंग करता हूँ शौकिया, और तुम जाकर एक ऑडिशन दे दो, मुझे हम्म मुझे लग रहा है तुम करोगी तो बहुत अच्छा करोगी। तो मैंने उसी वजह हम्म। से रिजाइन किया वहां से, बिल्कुल मतलब ऐसे बिल्कुल। सोच के कि बस अब बस इसी में जाना है मुझे, बहुत सबने हुआ। इतनी तारीफें की बहुत हुआ। आपने जैसे मुझसे ये बात बताई कि राजेश आहूजा जी ने आपको आपको जी हौसला दिया कि जी। तुम्हें बहुत हुनर है और तुम यहाँ हम्म गलत हो। तो आपको हम्म। जब आप वो जॉब करी थी, आपको नहीं लगता था कि मैं गलत जगह पे हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मेरी कॉलिंग कहीं और की है? क्या आप अपने आप से बात नहीं करती थी उस वक्त? इस पे कुछ बताना एक्चुअली चाहेंगी? एक्चुअली क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं ना कहीं वो फिल्म इंडस्ट्री वाला जो ये था, मीडिया से जुड़ने का जो एक हम्म। जो डिजायर थी, ख्वाहिश थी, वो मुझे बिल्कुल जागती बिल्कुल। रहती थी बीच बीच में। हालांकि ऐसा नहीं था, मैं हाँ। इंजॉय कर रही थी वहां पे, स्टाफ बहुत अच्छा था हम्म और मजा आता था जब मैं बुकिंग्स इतनी सारी गोवा के बारे में, रिजॉर्ट्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली थी, और उसके थ्रू मैं एक बार गोवा भी एक ट्रिप पे जाके आई थी उनकी तरफ से, कम वो वाह। सब भी इंजॉय कर रही थी। लेकिन हाँ, अंदर से मुझे कहती है ना, कोई एक चीज है जो आपको अंदर से कहती है कि नहीं, ये भी चुभती नहीं करना रहती है है। शुरू। हाँ हाँ हाँ। सो ये भी नहीं है जो तुम्हें करना चाहिए, तो वो था, अंदर से आवाज आती रहती थी मुझे, ये चीज थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया तो कि ऐसा अंदर से जो आवाज आती थी, उसको एक बस मुझे लगता है एक कंफर्मेशन चाहिए था किसी और से, किसी बाहर वाले से, और शायद उस बिल्कुल। वक्त वो गॉड सेंट रहे होंगे मिस्टर आहूजा जी, जिन्होंने बताया कि तुम्हें यहाँ, तुम गलत जगह पे हो, शायद ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, हाँ तुम्हारी जो जगह है वहां पे हाँ। जाओ। तो फिर आपका स्ट्रगल का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ऑडिशंस दिए होंगे, जाहिर सी बात है, रेडियो में कैसे चांस मिला? हाँ, तो फिर ये हुआ कि मैं जब वो स्टूडियो गई जो उन्होंने नंबर दिया था, वो स्टूडियो में हम्म। जाके मैंने जब ऑडिशन दिया, तो टू बी ऑनेस्ट मैं सोच के गई थी कि मैं पहली बार में ही हाथों हाथ ली जाऊंगी और लोग कहेंगे कि अरे वाह, बस अब तो हाँ बिल्कुल। आप यही, हाँ, बहुत सारी रिकॉर्डिंग करेंगी, यही काम करेंगी। लेकिन वो खुशफहमी साबित हुई क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, आवाज और हिंदी तो थी, मैं उसको, लेकिन वहां पर उन्होंने मुझे कहा जब मैं पेपर पढ़ रही थी, तो विदाउट इमोशन, विदाउट मॉड्यूलेशन, तो उन्होंने कहा शगुफ्ता ऐसा है हाँ कि इसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, जो तुम सीधा पढ़ रही हो, बस हाँ। रीडिंग कर रही हो, ऐसा नहीं होता है, ड्रामा है, इट्स अ ड्रामा काइंड ऑफ थिंग। बहुत ही रोमांटिक सी लाइन थी, कि मैं और तुम हाथ हम्म पकड़े समुद्र के किनारे, वो सब चीजें। और लेकिन मैं सीधा हर बार, हर टेक में इतने सारे टेक दिए, 8-10, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने हम्म कहा, बहुत ही पेशेंटली सुना उन्होंने मुझे, और बुलाया और प्यार से बोले शगुफ्ता कोई बात नहीं, आपकी आवाज वाकई अच्छी है, आप काम कीजिए घर जाके, आप ये स्क्रिप्ट लेके जाइए, इस पे प्रैक्टिस हम्म। कीजिए आप, या उन्होंने मुझे सलाह दी कि या तो एक वर्कशॉप कोई ज्वाइन कीजिए, जिससे कि इस पे थोड़ा सा हाँ। बेटर हो पाए मॉड्यूलेशन इमोशन। तो समहाउ ओके। फिर मैंने उस पर थोड़ा घर पे भी जाके मैंने खुद पे बहुत काम किया। उस टाइम पे वॉकमैन हुआ करता था, वही कैसेट वाला जो मैं बता रही थी। सो उस पे मैं रिकॉर्ड कर करके घर वालों को, बड़ी सिस्टर को अपनी और फ्रेंड्स को सुनाती थी कि कैसा लग रहा है ये। सब कहते थे फास्ट है, थोड़ा स्लो जाओ, थोड़ा और इमोशंस। तो ऐसे ऐसे मैं घर पे भी काम करती थी, और एक वर्कशॉप भी थोड़ी छोटी ज्वाइन की थी, जिससे मुझे टेक्निकल पॉइंट्स की काफी नॉलेज मिली। और मुझे पता चला कि इसमें हम्म एनिमेशन होता है, फिल्में होती हैं, क्या क्या मतलब फॉर्म ऑफ वॉइसिंग होती है, वो भी मुझे पता हम्म चला कि अच्छा ऐसे होता है, लिप सिंक होता है, मतलब वो कैरेक्टर है और मैं मतलब आवाज मेरी होगी, चेहरा उनका होगा लेकिन आवाज मेरी हम्म होगी, ऐसे। सो बड़ा हम्म इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा था मेरा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो उस तरह से मैंने हम्म बहुत काम किया एक्चुअली, और 6 महीने बाद ऑलमोस्ट मुझे वॉइस कोऑर्डिनेटर्स जो हम्म होते हैं हर जगह होते हैं एक्टिंग हम्म। के चीज के, तो इसके भी होते जी। हैं, और उनको मैंने कांटेक्ट किया, तो उनसे मैंने कहा मैं नई हूँ लेकिन आप मुझे मौका दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको हम बताएंगे। और एक बार एक फिल्म, मुझे याद है, सबसे पहली, सबसे फर्स्ट मूवी जो मेरी डब की हुई, लेडीज टेलर एक फिल्म है, राजपाल यादव है जिसमें, नोन में, और जी उसमें मैंने चार, देखी है, मैंने देखी है वो।
काफी अच्छा। मजेदार तो फिल्म थी वो। हाँ हाँ, तो उसमें एक कैरेक्टर था डॉक्टर फ्लोरा, लड़की जो थी। तो बुलाया अच्छा। तो उन्होंने था कि आप वन वन लाइन या एम्बियंस जो क्राउड होता है वहीं से शुरुआत की जाती है। हम्म। वैसे ही सीखता है जी इंसान, जी। थोड़ा थोड़ा करके। बिल्कुल। तो मुझे जब बुलाया तो उनको मेरी वॉइस ऐसी लगी कि शायद उन चारों हीरोइंस में से फिट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा चलो ट्राई हम्म। करते हैं तुम्हारी वॉइस। तो ट्राई की तो वो बहुत अच्छी लगी, और वो कहती है चलो तुम करो, टाइम लगेगा। तो मैंने हाँ कहा कि पक्का, हाँ। मतलब इतने बड़े बड़े डायलॉग्स होंगे उसमें, मैं कैसे कर पाऊंगी ऐसे। तो बोले नहीं, टाइम कितना भी लगेगा हम करते हैं। तो मैंने वो पूरा डब किया। और तो वो हाँ। फिल्म पहली मेरी डब, और मैंने तभी घर बाहर निकल के घर पे फोन किया, अरे मैंने फिल्म डब की लेडीज टेलर। और मतलब सब बड़ी खुशी से बताया। सो दैट्स हाउ। एंड उस दौरान उसी जगह पे बहुत सारे आर्टिस्ट और भी आए हुए थे, और भी लोग थे जिनसे मेरी दोस्ती हुई। जैसे मैंने कहा, मैं बात भी जल्दी दोस्त बना लेती बिल्कुल। हूँ। तो बातूनी शौकीन है बातों की। सो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने फिर मेरा नंबर लिया कि शगुफ्ता आप नंबर दे दें, और हाँ। कुछ ऐसा रहेगा, हम अगर कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको याद करेंगे। तो इस तरह से हम्म वाया वाया रेफरेंस के थ्रू किसी ने मुझे फोन किया कि शगुफ्ता आपका नंबर उनसे मिला, इनसे मिला, और हमने आपकी आवाज सुनी हम्म। उसमें, तो आप आए ऑडिशन दे। तो हम्म। ऐसे ऐसे फिर इतना, मतलब मैंने उसके बाद आई गेस सिंह इज किंग जो एक मूवी है अक्षय कुमार की। जी जी सो जी। सिंह इज किंग में बिल्कुल। एक कैरेक्टर मैंने डब किया, सेकंड फिल्म वो थी। उसमें भी मैं बड़ी खुश हुई, सिंह इज किंग इतनी बड़ी मूवी डब कर रही हूँ। सो उसमें वो कैरेक्टर सुधांशु पांडे की वाइफ, आई गेस इंटरवल के दौरान वो कैरेक्टर आता है, उनकी वाइफ बनी हुई है, मॉल में है, और एक छोटी हम्म। बच्ची रहती है साथ में। अच्छा। तो वो जो है उनकी आवाज मैंने दी थी, ऑडिशन के थ्रू सिलेक्शन हुआ था। तो और उसके बाद हम्म फिर जो है जितनी साउथ इंडियन मूवीज डब होती है हिंदी में, तो हम्म उसमें मुझे जो है एक फिल्म मैंने जब की तो सबको लगा कि अरे ये तो सूटेबल है, मतलब हीरोइन वॉइस है ये एकदम। तो फिर तो हम्म। मैंने जैसे साउथ इंडियन मूवीज में तमन्ना है, काजल अग्रवाल, तापसी पन्नू, श्रुति हसन, बिल्कुल। समंथा, बहुत बहुत सारी हीरोइंस पे जो है मेरी आवाज दी है मैंने, और बहुत बहुत सारी वाह। डबिंग की इस दौरान। सो इस क्या तरह से बात जो है, है क्या बात है। सफर शुरू तब जब हुआ। आप बिल्कुल ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी आवाज को सुनती थी, तो फिर क्या रिएक्शन होता था? या आपकी आवाज को पहचान पहचान के लोगों ने आपको कॉल करना शुरू करा, जो आपके जान पहचान के लोग थे, कि अरे ये तो शगुफ्ता की आवाज है? ऐसा हुआ आपके साथ? सो एक्चुअली जब तक क्या होता है ना कि जब तक आपको कोई सुन ना ले, वैसे जैसे ऐसे मैं बात करूं वन टू वन, और आप मुझे ऑन मतलब टीवी पर सुनेंगे तो एकदम से नहीं पहचान पाएंगे, थोड़ा सा पॉलिश होके वो वॉइस निकलती है, तो मुझे बताना पड़ता था नहीं, फर्स्ट मैंने पहली बार पहचान में। लिया था फातिमा गुल की आवाज को, मैंने फौरन ओ पहचान लिया था कि ये आवाज तो वाओ। शगुफ्ता की है। जब फातिमा गुल शो शुरू हुआ था जी जिंदगी पर, तो मैंने सुनी हम्म, आवाज, मैंने कहा यार ये आवाज बड़ी जानी पहचानी सी है। फिर मैंने दोबारा सुनी, फिर तिबारा सुनी तो पकड़ लिया मैंने कि ये शगुफ्ता की आवाज है, ये कोई और हो ही नहीं सकता। और मैंने शायद आपको मैसेज भी किया था उस दौरान। और जी फिर जी। आपका काफी इंटरव्यूज भी आए थे, तो मैंने कहा हाँ भाई कंफर्म हो गया कि ये शगुफ्ता की ही आवाज है। आप बता रही थी मुझको फिर कि 2-3 बार के बाद लोग पहचान नहीं पाते हैं। नहीं पहचान, फिर तो उनको पता चल जाता है ये हम्म। टेक्सचर है जो शगुफ्ता की वॉइस का है। तो मैं जब बताती थी, तो जैसे लेडीज टेलर या सिंगिस किंग में मैं बताऊं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मतलब मैं हाँ इतनी ब्लेस्ड हूँ। मैंने जो हाँ। कमाया है सबसे बड़ी चीज, यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं। और उन्होंने जैसे कि होता है ना, कभी कोई स्पेसिफिक फिल्म इतनी अच्छी नहीं लगी उनको, उनके उनके टेस्ट की नहीं है वो जी। फिल्म, लेकिन सिर्फ मेरी वॉइस है उसमें। तो उन्होंने, जैसे मेरा एक फ्रेंड है अनुराग नाम है, तो उसने इलाहाबाद में जो हाँ। है वो फिल्म लेडीज टेलर मेरे लिए पूरी थिएटर में देखी थी, और वो वॉइस रिकॉर्ड वाह। करके उसने मुझे वहां से भेजी थी कि देखो ये आपकी आवाज है। और सिंगिस किंग में मेरी फ्रेंड किरण जो मैं कह रही हूँ, मेरे लिए पूरी फिल्म, और वो मुझे पता नहीं था कहाँ आएगा वो सीन। सो इट वाज लाइक इंटरवल भी हो हम्म। गया, और शी सेड कि अरे अभी तक नहीं आई। मैंने कहा हाँ, तो तो कहती है नहीं नहीं, तुम्हारे लिए तो हम बिल्कुल एंड तक पूरी फिल्म देख के जाएंगे। सो ऑब्वियसली इट वाज अ सुपर फिल्म, बट देन वो मेरे लिए बैठी और पूरी फिल्म मेरे साथ देखी, एंड जब वो सीन आया तो इतने खुश हुए हम ऐसे। सो इस तरह की चीजें बहुत, जब जब मैंने दोस्तों को बताया तो उन्होंने स्पेसिफिक मेरे लिए स्पेशली वो फिल्में देखी, या वो और उस तरह से मुझे मैसेज किया, या मुझे भेजा वो वीडियो बना के या ऑडियो रिकॉर्ड करके कि देखो ये हमने सुना देखा ऐसे। सो मुझे या लगता है बहुत कि जाहिर बहुत सी बात खुशी है है। कि आपका काम सुपरहिट तब होता है जब आपके दोस्त आपके काम को देखें और आपको आपकी तारीफ करें 10 जगह बैठ के, अरे ये हमारा दोस्त है। हम छोटे शहरों से बिल्कुल। बिलोंग करते हैं, वहां पे आज भी बहुत चलन है
कि हम लोग कुछ हाँ, भी करते हैं तो हमारे दोस्त 10 जगह जाके बताते हैं, खुश बहुत होते हैं, बहुत हम पे बहुत इनाम ज्यादा। और महसूस ये करते हैं। सबसे बड़ी कमाई मुझे लगता है दोस्तों की कमाई ही है हम लोग की जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज मुझे क्योंकि मेरे होम टाउन में ये चीज को नहीं समझते थे, जैसे मेरे अब्बा या घर वालों को नहीं, भाइयों को सबको समझ, अब्बा को मेरे इतना नहीं पता था कि डबिंग एक्चुअली कैसे होती क्या है। हम्म। वो ऐसे ही बोलते थे हाँ मेरी बेटी रेडियो में है, डबिंग करती है। और वो बहुत ही लाइटली वे में बताते थे, लाइट वे में। और जब बिल्कुल फातिमा गुल आया, बिल्कुल। फातिमा गुल जब हाँ, आया, तो अब्बा मेरे, उन्होंने एक भी एपिसोड कभी छोड़ा नहीं, मिस समझो। नहीं किया। और हर हर दिन वो डिस्कस करते थे, अरे कहानी में ये हो रहा है, अब वो कैरेक्टर ऐसा करने वाला है, अरे वो तो ऐसा हो गया। मतलब हर एक चीज वो मुझसे फोन पे बताते थे, एंड आई यूज्ड टू बी सो लाइक हैप्पी के फिर उनको लगा कि ये चीज है, ये डबिंग, और उनको बहुत पसंद आई थी वो, और वो सभी को बहुत खुशी से बताते थे, शेयर करते थे। सो फातिमा गुल के टाइम पे शगुफ्ता, बहुत लोग जानने लगे। बिल्कुल। अब जैसे कि आपने बताया कि हम लोग एक आइडेंटिटी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम्म, आपका जो एक फेस था फातिमा गुल तक अपनी आवाज पहुंचाने का, तमन्ना तक अपनी हम्म, आवाज पहुंचाने का, काजल अग्रवाल तक अपनी आवाज पहुंचाने का, उससे पहले वो जो फेस था इस जगह तक पहुंचने का, वो क्या बहुत स्मूथ हम्म, था या बहुत अप्स एंड डाउन्स आए? कभी हिम्मत हारी कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, हम्म, नहीं मेरी आवाज शायद इस काबिल नहीं है? कभी खुद पे हम्म। सेल्फ डाउट हुआ? कभी गिव अप करा? कभी बैक ऑफ करने की कोशिश करी है आपने सफर के दौरान? तो मैं ये कहूंगी, मेरा जो स्ट्रगल एक्चुअली रहा वो ये नहीं रहा कि मुझे काम बहुत मुश्किल से मिला। मैं कहूंगी कि मैं बहुत इस मामले में लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मेरी वॉइस पहुंचने तक, मतलब जब लोगों तक पहुंची कानों में, उसके बाद मुझे बहुत काम मिला। लेकिन शुरुआती जो स्ट्रगल ये हम्म। था कि कई बार ऐसा भी होता है शुरुआती दौर में, आप उतना फाइनेंशियली उतना, क्योंकि आप नए होते हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो कई बार ऐसा होता था कि कई बार के कुछ पेमेंट्स नहीं आ पाए। आपने डबिंग की और कुछ कहा गया ऐसे इतना मिलेगा, या ऐसे होगा तब आएगा पेमेंट, वो तो ये सब चीजें बहुत होती हैं। आई गेट मीडिया में ऐसा होता है, 90 डेज का वो क्रेडिट होता है कि आपका पेमेंट तब आएगा बिल्कुल। तब जी आएगा। जी। तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हुए जहां पर एक्चुअल वो पैसा नहीं मिला, राइट। बट हम्म ऐसा भी नहीं था कि उस वजह से मैं ये कहूँ कि मेरा शुक्र है ऊपर वाले का, मेरा बैकअप था, घर वाले थे और सबका सपोर्ट था। तो मुझे उस चीज से उतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं ये कहूंगी, जो लोग हैं जो एक्चुअल, जिनका बैकअप नहीं है, और वो इस फील्ड में आके कुछ करना चाहे या शुरुआत करते हैं, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, आई एम श्योर। बिकॉज जब पेमेंट्स आपके साल साल भर नहीं आएंगे, आप काम करोगे और आपको कई बार बिल्कुल। इस तरह से चीजें होती है, तो मुझे लगता है वो बहुत ही तकलीफ वाली बात होती है। और दूसरी चीज ये है कि कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कोई कैरेक्टर, जैसे मुझे याद है बाहुबली जो 1 आई थी, बाहुबली। हम्म सो बाहुबली के लिए मुझे तमन्ना की वॉइस के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, क्योंकि 5-6 वॉइसेस जिनकी ली हम्म गई थी, उनकी उनकी अप्रूव नहीं हो पाई थी, और फिर मुझे बुलाया गया कि आप आके मतलब हम्म ऑडिशन दे दीजिए। तो मैंने हम्म दिया, मैं अप्रूव हो गया फाइनल, और मैंने जाके वो पूरी फिल्म शहर मैंने डब की थी तमन्ना की वॉइस, बाहुबली हाँ। 1 में। और सोचो इतनी बड़ी फिल्म, मतलब तब तो मुझे पता नहीं था जब डब की थी कि इतनी बड़ी फिल्म है, लाइक मुझे लगा कोई भी हम्म ऐसे साउथ फिल्म जैसे डब करती है वो होगी। और उसके बाद में हम्म बहुत कुछ मैंने शेयर भी किया कि एक बाहुबली फिल्म, मैंने जब टाइप किया ऑनलाइन तब पता चला, अरे मतलब इट्स अ बिग, लाइक बहुत ह्यूज है ये। बिग फिल्म। सो हाँ, बिल्कुल तो उसमें क्या हो गया कि मतलब बहुत खुशी थी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने का मौका मिल रहा है और ज्यादा नाम होगा और ये। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त ऐसा हम्म कुछ हुआ कि उस वॉइस को ना उन्होंने शायद ऐसा डिसाइड किया कि फिर जो है तमन्ना ही करेंगी वो वॉइस, मतलब हम्म। उनको ही उनसे ही करवाएंगे। राजा मौली जी ने जो है फिर हम्म ऐसे किया कि वो चाहती हैं कि हम्म वो डब करें। तो वो जब रीडअप हम्म की गई, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े हम्म थोड़े डिसअपॉइंटमेंट्स ऐसे होते हैं ना कि फिर लगता है ओ गॉड, मतलब क्यों मेरी वॉइस चली जाती, ऐसे हो जाता। तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं लाइफ में जो आप करना चाहते हैं, और आपको वो नहीं मिल पाते हैं, और आपको लगता है कि थोड़ी सी मायूसी हो जाती है इस तरह से। तो ये चीज हुई। और बाकी मतलब जैसे स्ट्रगल की बात करूं, तो हाँ, बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ कुछ जगह पे क्या होता है ना, कुछ लोग ना कंफर्टेबल होते हैं कुछ ही आर्टिस्ट के साथ, तो जब आप नए होते हैं तो आपको जल्दी मौका देने में उनको डर लगता है।
तो कुछ बहुत बिल्कुल। जगह मैं कर रही थी डब, लेकिन कुछ कुछ हाउसेस थे जो बहुत नामी थे, और मुझे उनमें हम्म। अंदर एंटर होने में, एंट्री करने में थोड़ा वक्त लग गया, क्योंकि अम, होता है कि लोग जो हैं जिनके साथ काम करें उन्हीं के साथ काम करना चाहते हैं कंफर्टेबली, तो कंफर्ट मुझे वो जोन एक चीज, स्टैब्लिश हो जाता है। हम्म। वो होता है। सो उस चीज में हम्म। कुछ कुछ हाउसेस थे जहां पर शायद 5 साल बाद मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, बहुत मुझे लगता था काश मैं इनके साथ काम करूं ऐसे। सो वो चीज थी कि कहीं ना कहीं दिल में उस वक्त होता ही है, आप जो करते हो जितना चाहते हो उससे और ज्यादा करना चाहते हो। तो वहां बिल्कुल पर बिल्कुल। जब जब ऐसा कुछ ऐसी डिसअपॉइंटमेंट होती थी कि मुझे नहीं बुलाया या नहीं वो प्रोजेक्ट मिला, कुछ हुआ, तो ऑफ कोर्स मेरे दोस्त या फैमिली से मैं शेयर करती थी, और उस वक्त थोड़ी मायूस होती थी कि क्यों मुझसे क्यों नहीं कराया है, मुझे क्यों नहीं मिला ये, ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो कई कई चीजें जब नहीं हो पाती थी तो हाँ डेफिनेटली वो मायूसी होती थी, टेंशन थोड़ा होता था। लेकिन जब शेयर करती थी घर वालों से, फ्रेंड से, तो वो एक मोटिवेशन एनकरेज कर देते कि अरे नहीं नहीं कोई नहीं, तुम में टैलेंट है ना, आज नहीं कल सामने से कॉल आएगा और तुम वो वही बड़े वाले प्रोजेक्ट्स कर पाओगी ऐसे। तो ये चीज बिल्कुल। हुई है। अब शगुफ्ता, मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहूंगी। आप एक आर्टिस्ट हम्म, हैं, और हम्म, आर्टिस्ट जब आप एक अपनी कला का प्रदर्शन करता है, जैसे कि आप डबिंग करती हैं, अपनी आवाज आप रेडियो पे हम्म, देती हैं, कई सारे एड्स को अपनी आप आवाज देती हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। कभी इंसान ब्रेकअप के दौर से गुजर रहा होता है, कभी बहुत टेंशन के दौर से गुजर रहा होता है। अब हर हम्म, वक्त एक सी मेंटल स्टेट तो नहीं रहती है इंसान की। हम्म, तो उस दौरान आप जेन स्टेट कैसे हासिल करती हैं कि यार मुझे ये काम करना है, और मेरी पर्सनल लाइफ को मुझे पीछे छोड़ के मुझे अपनी परफॉर्मेंस 100% हम्म। देनी है, तो उस स्टेट को आप अचीव कैसे करती हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, मतलब बहुत ही मैं हम्म। कहूंगी, और हर एक आर्टिस्ट इसका सामना करता होगा, इस सिचुएशन का जो आपने जिक्र किया, चाहे वो एक्टर हो, सिंगर बिल्कुल। हो, पेंटर, कोई भी आर्टिस्ट। तो हम्म। सहर ऐसा, हाँ मेरी लाइफ में 2-3 बार ऐसा हुआ कि समझो जब मैं एकदम पीक पर बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, और कोई हम्म। ऐसा इंसिडेंट हुआ, पर्सनली कुछ ऐसी बात हुई लाइफ में कि उस वक्त जो है एकदम शैटर्ड आप हो जाते हो, या कुछ उस दौरान 2-3 महीने के लिए आप एक उसमें चले जाते हो पूरे, यू नो ब्रेक ले कि लेते हो नहीं, जिंदगी से मतलब कि मुझे कुछ नहीं हाँ करना है, यहीं मुझसे नहीं हो पर, रहा। हाँ रुक गया है हम्म। अब, नहीं होगा ऐसे, काम नहीं हो पाएगा ऐसे में, है बिल्कुल। ना, क्योंकि माइंडसेट वो नहीं होता जी। है। तो बहुत सारी हम्म। ऐसी चीजें, तो जब ऐसा हुआ मेरे साथ तो एक्चुअली 1.5-2 महीने ऐसे एक बार हुआ, मुझे याद है एक फेज था जब मैंने वाकई में 1.5-2 महीने काम नहीं किया था, बिकॉज हम्म। उस बात से इतना ज्यादा अंदरूनी तौर पर कहूंगी मैं कि हम्म। डाउनफॉल, एकदम डाउन फील करती थी, मुझे लगता था नहीं नहीं करना है, छोड़ो कुछ नहीं, ऐसे सब हम्म। ऐसे ही है। हम्म। सो लेकिन फिर ये भी उतनी ही सही बात है, इक्वली मैं बोलूंगी कि काम ही ऐसी चीज रही है मेरी जिंदगी में जिसने मुझे उस चीज से बाहर निकाला है। तो हम्म। जब मैंने हिम्मत की उस दौरान कि चलो अब मैं शुरू करती हूँ, और मैं जब गई स्टूडियो हम्म। पहुंची, हम्म। और मैंने जैसे ही माइक पे गई और वो कैरेक्टर देखा और किया, तो मतलब ऐसे होता था कि एज एन आर्टिस्ट, मतलब मैं उस वक्त वाकई में, मतलब ऐसा लगता था कि बस ये है, मतलब वो खुशी जो काम आपका देता था। और हाँ ये होता था कि कभी कुछ ऐसे सीन्स आते थे, इमोशन समझो कि जहां पर आपका ट्रिगर हो जाता है ना, कोई इमोशनल सीन आ बिल्कुल गया, बिल्कुल। कुछ ऐसा सीन आ गया, तो मुझे वो कुछ याद आ गई अपनी कोई बात, है ना। तो हम्म। एक दो बार ऐसा भी हम्म। लिटरली रियलिटी में होता है कि आपको रोने 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 वाला कोई इमोशनल सीन कर रहे हो तो एक्चुअल लिटरली आप रोने लगो। सो ये चीज बिल्कुल। मेरे साथ हुई। सो डबिंग में भी देखा जाए तो वो एक अच्छा हुआ, बिकॉज आप रियल में रोने लगे तो आप और अच्छा टेक दे पाए, वो इमोशंस और बिल्कुल। ज्यादा अच्छे से दे पाए। सो मुझे याद है कि एक बार बहुत इमोशनल सीन कोई डब कर रही थी, और मैंने एक टेक में फाइनल उन्होंने कहा था कि बस ये अब दोबारा नहीं लेंगे, बहुत अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स मैंने उनको नहीं दिखाया, बट आई न्यू कि ये मेरी रियल जो हालत है वो बाहर आई है। लाइफ तो से निकला हुआ सीन है ये। तो ये चीज कहानियां जो है, फिल्मों की कहानियां जो होती हैं वो हमारी जिंदगी से ही हाँ निकलती हैं। एज अ राइटर जब मैं भी निकलते लिखती हूँ हैं। तो मैं जो लिखती हूँ उसके अंदर कहीं ना कहीं खुद को भी तलाशने लगती हूँ, अपने हाँ हाँ। आसपास के लोगों को भी तलाशने लगती हूँ, किरदारों जो देखे हैं बचपन से आज तक किरदार उनको जीने लगती हूँ। तो जो बिल्कुल। कहानियां हम दिखाते और हैं पर्दे पर वो हमारी जिंदगी से ही निकलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और रेडियो भी मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब ऐसी चीज रही ना, स्ट्रेस बस्टर अगर मैं कहूँ। सो रेडियो भी जब मैं करने अच्छा। जाती थी, वो 3 घंटे जब मैं होती थी उस स्टूडियो में, कि सब आप हम्म। कंसोल है, माइक है, गाने हैं, मतलब उन बिल्कुल। 3 घंटों में सच में मैं भूल जाती थी कि मेरी लाइफ में कोई
टेंशन भी है, कोई ऐसी बात चल रही है जो मुझे परेशान कर रही है, या क्या होगा आगे, उस वक्त भूल जाती थी मैं। तो मैं कहूंगी वो स्ट्रेस बस्टर था मेरे लिए, रेडियो या हम्म। रिकॉर्डिंग या डबिंग करना काफी हद तक। शगुफ्ता, कैसा लगता है एक लड़की जिसने यूपी के एक छोटे से कस्बे में बैठ के गाने के ख्वाब देखे और उन अपने ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए वो बॉम्बे आ पहुंची, और बॉम्बे आके वो एस डबिंग आर्टिस्ट बन गई, और बहुत नामचीन एफएम स्टेशन की बहुत बड़ी एक आरजे भी बन गई, और उसने अपने ड्रीम्स को कॉन्कर करा। तो कैसा महसूस होता है? ये अपनी बचपन से लेकर आज तक की जर्नी को समअप करिए। तो डेफिनेटली सहर, मैं वही बोलूं, मुझे सच में अब भी ख्वाब जैसा लगता है। क्योंकि हम्म। मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ वहां से कोई नहीं सोच सकता कि मुंबई में आके, वो भी इस इंडस्ट्री में, आप कुछ और प्रोफेशन में फिर भी जा सकते हो, लेकिन मीडिया में हम्म। स्पेशली अपनी जगह बनाना और एक नाम कमाना, कि लोग आपको बाकायदा जानते हैं, आपको आपका नाम टाइप करते हैं गूगल पे तो आपका बिल्कुल। काम दिखने लगता है ना। तो मुझे बिल्कुल। अभी भी बहुत सरियल या कोई मुझे घमंड नहीं है इस बात का, मतलब आज भी के अच्छा मैं तो स्टार बन गई हूँ, टॉप 5 फीमेल आर्टिस्ट में गिनी जाऊं, या इस तरह से लोग मुझे फैंस हैं, या इतनी तारीफें करते हैं। ना तो मेरे बिहेवियर में वो लोगों को कभी नजर आया जितना भी, और ना ही मैं हम्म। मुझसे होता है वो ऐसे। लेकिन हाँ, ग्रैटिट्यूड बहुत है, बहुत ज्यादा। मुझे अब भी लगता है कि मुझे जो मिला है काम में, फैमिली फ्रेंड्स में, मतलब मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि ये सच में किस्मत वालों को ही मिलता है। और बिल्कुल। सो बेसिकली ये है कि वो सच बात है, जब आप कुछ सोचते हैं लाइफ में, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जब ये फिल्मी बात है कि सपने देखो तभी पूरे होंगे, ये जो लाइन है, ख्वाब देखना चाहिए तभी पूरे कर पाओगे, तो मेरे लिए बहुत सही साबित हुई है, एकदम सच साबित हुई है। क्योंकि मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं डबिंग रेडियो दोनों जगह पे ऐसे इतनी अच्छे, इतने अच्छे मकाम पर रहूंगी, और इस तरह से जिंदगी जी रही होंगी पूरी तरह से, सेटल होके, कि हाँ अब मुंबई मुझे अपना घर लगने लगा है। ऐसा लगता है कि बस यही शायद, मतलब ताउम्र रहूंगी मैं। अ, तो ये चीज है, बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है और ग्रैटिट्यूड है। हम्म। शगुफ्ता, एक चीज, आप आज जिस मुकाम पे हैं, तो आप जो एस्पायरिंग आरजेज हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, उनको क्या प्रो टिप देना चाहेंगी कि उनकी थोड़ी मुश्किल आसान हो और उनकी जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाए आपके इस प्रो टिप से? तो मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो इस फील्ड में जब लोग आते हैं ना, बहुत ग्लैमर, उनको जब वो आते हैं वो ग्लैमर का सोच के आते हैं। उनको लगता है अरे माइक हम्म। पे बोलना है, रेडियो जॉकी, हम भी कर सकते हैं, ऐसे ही हम भी कर सकते हैं। हमारी, हर कोई यही बोलता है, मेरी आवाज बहुत अच्छी है तो मैं तो हम्म। बन जाऊंगा रेडियो जॉकी, या मेरी आवाज अच्छी है तो मैं डबिंग आर्टिस्ट। तो सिर्फ यही क्वालिटी काम नहीं करेगी। जैसे कि मैंने आपको अपनी बिल्कुल। बात बताई, है ना, कि मेरी भी बिल्कुल। आवाज जो थी या भाषा थी, सब था, लेकिन बहुत सारी चीजें थी जिसपे बिल्कुल। काम करने की जरूरत थी। तो मैं कहूंगी कि वो लोग जब आते हैं, ग्लैमर देख के आते हैं, चकाचौंध देख के आते हैं, तो थोड़ा सा ना वो हम्म। एक पेशेंस, सब्र, मतलब जो मेहनत करने हम्म। के लिए जो वक्त चाहिए, डेडिकेशन, मतलब ये मत सोचिए आप आएंगे और 1 महीने में आप पा लेंगे वो जगह, ऐसे हो कॉन्कर जाएगा, कर लेंगे सब बिल्कुल कुछ। मत, बिल्कुल मत सोचिए। बहुत, और एक बैकअप के साथ आइए आप साइड में अगर जॉब भी आपको करनी है, सो दैट एक पैसा आता रहे आपका, अगर इसमें स्ट्रगल हो, जल्दी मौका नहीं मिले डबिंग में या रेडियो में, जो भी है, कम से कम आपका खर्चा उतना आप कर पाए, एटलीस्ट अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्कुल। न दे कि उस तरह से हो। तो पेशेंस बहुत जरूरी है, और सब्र, मतलब सब्र के साथ काम कीजिए, और कभी भी ना, ये होता है ना कि हाँ मैं हूं तो कोई है नहीं, ऐसे बहुत सारा एक आ जाता है, बस अब हम्म। हमसे आगे तो कोई जा नहीं सकता। तो वो एटीट्यूड जो है ना, वो लोग बहुत अपने आप को स्टार समझ लगते हैं एकदम से। हमेशा हम्बल रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, और खुद ब खुद आपको जरूर आप अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात कर पाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे अच्छे लोगों को, वो जरिया बनेंगे आपकी कामयाबी में। तो उस तरह से एस्पायरिंग लोगों को मेरा यही कहना है, पेशेंस के साथ कीजिए और बैकअप लेकर आइए, तो जरूर आप जो है उस चीज में अगर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप कामयाब हो पाएंगे। दैट्स सच अ वाओ प्रो टिप। मतलब पेशेंस बहुत जरूरी है, किसी भी काम में बिल्कुल। पेशेंस बहुत जरूरी है, और अक्सर लोग पेशेंस को खो देते हैं, जल्दबाजी के हम्म। साथ आते हैं, हवाई घोड़े पे सवार होके आते हैं कि हमें सब कुछ कौन कर कर लेना है 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। ये टाइमलाइंस कौन बनाता है? आपकी किस्मत कभी टाइमलाइंस नहीं बनाती है, आपकी किस्मत मेहनत के बेसिस पे टाइमलाइंस बनाती है।
बिल्कुल। शगुफ्ता, वक्त हमारे पास कम है, मैं चाहूंगी कि जी। आप लास्ट में हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगी और या कुछ गाना चाहेंगी, तो आप एंड नोट पे कुछ करके दी। जरूर जरूर। तो ये इससे पहले जो अभी जस्ट आपने सवाल किया कि क्या सोचेंगे क्या एस्पायरिंग लोगों को, एक एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगी कि जब भी आप हाँ। इस स्ट्रगल में होते हैं तो परेशान होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि कोई और आपकी परेशानी हल करेगा, आपको आपके साथ रहेंगे, दोस्त रहेंगे, फैमिली रहेंगे, बिल्कुल। अल्टीमेटली लेकिन आपको खुद पे काम करना पड़ता है। तो अ, उस पे जैसे एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमें से देखिएगा, बेशक तो बेशक बेशक, वाह। तो खुद से जो है वो तो कोशिश हमें करनी पड़ेगी हर एक चीज में। एंड जाते जाते मैं ये एक गाना एक्चुअली गाना चाहूंगी जो बहुत ही मोटिवेशनल है। और सिंस आज जो वाह, है क्या ट्वेंटी बात है। थर्ड अगस्त सो गाकर मैं वो बात मोटिवेशनल कहूंगी। और आज 23 अगस्त जो है, बेशक। केके जो सिंगर है उनका बर्थडे है आज, केके का। हाँ। तो उन्हीं अच्छा। का गाया हुआ, उन्हीं मेरे की आवाज बचपन के में ये फेवरेट है वो, मोटिवेशनल। मेरे आज तक भी हाँ, फेवरेट है वो। क्या ही इज बात वन है, ऑफ क्या माय बात है। फेवरेट। या बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत चाहने वाले हैं उनके। एंड लेट मी टेल यू, मैं बहुत पर्सनली उनसे बहुत। मिली हूँ, उनका इंटरव्यू किया है मैंने, और वो इतने प्यारे इंसान है। मतलब मुझे लगा कि आर्टिस्ट होना ऐसा होना चाहिए, इतना हम्बल होना चाहिए, इतना टैलेंटेड होते हुए भी। सो गाना जो है, तो चलिए तो एक काम करते हैं, मैं गाना गाने से पहले ऐसे बताती हूँ शो का नाम और फिर गाना गाती हूँ। सो आई से के बेशक। गुड इवनिंग, आप हैं शगुफ्ता के साथ। शो का नाम है नर्चर लाइफ टॉक्स विद सहर काजी। और इस वक्त मैं आपको जो गाना सुनाने जा रही हूँ, बहुत ही प्यारा इंस्पायरिंग मोटिवेशनल गाना है, जिसे लिखा है इरफान सिद्दीक ने, कंपोज किया है सलीम सुलेमान ने, फिल्म का नाम है इकबाल, और गाया है मेरे बहुत ही फेवरेट सिंगर केके ने, जिनका आज हैप्पी बर्थडे है। सो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। और गाना कुछ ऐसा है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं आशाएं आशाएं, हर कोशिश में हो वार वार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं आशाएं आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तो ये मेरा मैसेज है गाने के जरिए। शगुफ्ता, थैंक यू। मैं इस गाने से जुड़ी एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी जो मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई जरूर है। जब मैं भी छोटे जरूर। शहर से हूँ और मेरी भी हाँ। जर्नी बहुत ऊपर उतार चढ़ाव वाली रही है बॉम्बे तक। तो जब मैं अपने ख्वाब देखती थी, तभी गाना आया था। स्कूल में जी। थी उस टाइम पे, 2005 से 6 की बात है, एक बाल सुन की बात है। तो मैं इसको वॉकमैन पे बहुत सुनती थी और मुझे बहुत 2000, हाँ, उसी दौरान आया था। सात सात पाँच छः, उस बीच में से किसी सन में आया था। और ये जी। फिल्म मुझे बहुत पसंद थी, तो इस फिल्म की मैंने एक सीडी खरीदी थी और मैं उस सीडी को देखती थी बार बार। तो मुझे इस फिल्म अच्छा। ने बहुत ज्यादा मूव करा था। क्या आप वाह। छोटे शहर से बैठ के भी ये ख्वाब देख सकते हो? सच उससे में। भी ज्यादा, जब बहुत ज्यादा ऐसा एक फेज आता था कि यार ड्रीम्स आपको क्लियर नहीं दिखते हैं, विजन क्लियर नहीं होता है आपका, तो ये गाना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता था और मेरा विजन बहुत क्लियर करता था। और हाँ। के साहब की आवाज की मैं बहुत बड़ी फैन बन गई थी। और मेरा भाई नैनीताल में पढ़ता था, तो वहाँ पे फ्लैट, एक बहुत बड़ा एक फ्लैट एरिया है जहाँ पे क्रिकेट मैचेस होती हैं, फुटबॉल मैचेस होती हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, बड़ा सा मैदान है। तो वहाँ पे के सर का शो था, लाइव शो। तो हमारे पास टिकट्स नहीं थे क्योंकि हम ऐसे ही पहुंच गए थे रात की हम्म। ठंड में हम लोग। मैंने अपनी माँ को प्रेशराइज करा कि मुझे देखना है। हाँ। तो वो अजीब ओके। बचपना होता है ना, तो हम लोग बैठ के, हाँ। मतलब रात में देर तक चला और बैठ के वहां पे उस शो को देख रहे थे। इट वॉज लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू यार। ये गाना ये गाना मेरी ये लाइफ को डिफाइन करता है। सो के सर हैज सच अ में वेरी ये। डीप इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ बिकॉज ऑफ हिज वॉइस। और एक आवाज जो होती है ना, वो इंसान के दिल तक उतरती है। तो आई एम श्योर यू आर सो ब्लेस्ड कि आप अपनी आवाज से बहुत कुछ कर पा रही हैं आज। अपनी आवाज से आप लोगों की जिंदगी को छू पा रही हैं। क्योंकि जब हम लोग बहुत ज्यादा एक अलग जोन में होते हैं तो एफएम रेनबो को सुनते हैं या फिर एफएम स्टेशन को सुनते हैं अनगिनत,
मिर्ची हो गया या फला हो गया, लेकिन हम उन आवाजों से अपनी लाइफ को कई बार ईज आउट करते हैं, अपने स्ट्रेस को दूर करते हैं। एंड वी आर सो थैंकफुल बिल्कुल टू आरजेज ऑफ इंडिया कि वो लोग हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो और मैं भी जब थैंक यू। नहीं थी आरजे, तब मैं औरों को सुनती थी और मैं इंस्पायर होती थी उनसे, और मुझे लगता था काश मैं बहुत उस जगह ज्यादा। पे पहुंचूं और लोगों को इंस्पायर बेशक। करूं। बेशक। तो बहुत थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच सहल, शगुफ्ता। आपका भी। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक्स बहुत टू यू शुक्रिया। टू। वी आर सो और ब्लेस्ड कि बहुत आप अच्छा आई लगा हमारे दिल शो से। पर। मुझे भी ओके। बहुत खुशी हुई, तो थैंक्स टू यू एंड टू फरहा ऑल्सो। एंड रियली लाइक मुझे ऐसा लगा बहुत सारी दिल की बातें नेचुरली वो निकलती चली गई, और शायद बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल। दिल से दिल तक पहुंचने वाली दिल की दिमाग की बातें, बातें दिल के साथ। दिमाग की बात है दिल के साथ। दिल बहुत के सारी साथ, हमारे yes। दिमाग के कंफ्यूजन दूर होते हैं बातों से। हमें बहुत फीडबैक्स मिल रहे हैं अच्छे अच्छे लोगों के कि उनको ये हमारे टॉक शो जो है उससे इंस्पिरेशन मिल रहा है, उनकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो हमारा मुद्दा ही यही था इस शो को शुरू करने का कि लोगों तक बिल्कुल हम बातें पहुंचाएं, लोगों की लाइफ को हम लोगों तक पहुंचाएं, और उस जिंदगी से लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले, एक सीख मिले, और अपनी जिंदगी में कुछ वो सीखें और उस सीख को लेके आगे बढ़ें। दैट वाज बिल्कुल। द और मोटिवेशन आई एम बिहाइंड दिस श्योर, शो। आप लोग इस मकसद में कामयाब हो रहे हैं, और आगे भी आपको बेस्ट ऑफ बेशक। लक, बहुत सारी दुआएं दिल से। एंड अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुप्ता, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। थैंक यू। दोस्तों, मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत 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 मुबारकबाद। मैं एक बशीर बद्र साहब के शेर के साथ आज के एपिसोड को खत्म करना चाहूंगी। 7 संदूकों में भर कर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत बहुत है। दोस्तों, प्यार बांटिए, मोहब्बत बांटिए, नफरतों को दूर करिए और खुशहाल जिंदगी जिए। मैं इस वादे के साथ जा रही हूँ आज के अगले हफ्ते हम फिर एक नए गेस्ट के साथ आएंगे, ढेरों बातों का सिलसिला लेके, और फिर से हमारा रिश्ता आपके साथ जुड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। हमारी बातों को आगे तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।